हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स लाइट हाउस पर फिर से स्वागत है। हम क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज सीखने वाले हैं पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास, चलिए एक बार इसको रेज कर देते हैं। सेकेंड पार्ट हमारे पास कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो आज का हमारा थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट हमारे पास है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 9x माइनस के 3y इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं सोल्व इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले काम हमें क्या करना है, हमें x और y की वैल्यू को निकालना है, फाइंड करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड रख लेना उस वैल्यू को। ठीक है, तो किसी भी एक इक्वेशन से, आपकी चॉइस है, तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से काम करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से वी हैव, तो यहां से हमारे पास क्या मिलेगा, 3x माइनस के वाई इज इक्वल टू 3। तो माइनस वाई को यही रखते हैं, जो 3x है इसको साइड ले जाएंगे तो 3 माइनस के 3x। अब माइनस है तो माइनस हमें नीचे, हमें क्या चाहिए, प्लस का चाहिए, तो माइनस वाई को साइड ले जाओ या इसको ही साइड ले आओ सभी को, या एक काम करो, इस कंप्लीट इक्वेशंस को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाली टर्म माइनस की हो जाएगी और माइनस वाली टर्म प्लस की हो जाएगी। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब हमने जो इक्वेशन 3 फाइंड की है, ये फाइंड की है इक्वेशन 1 की हेल्प से। ठीक है, अब इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 के अंदर पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 2 के अंदर पुट करेंगे जहां पे y लिखा हुआ, तो 9x माइनस के 3। अब प्यारे बच्चों, जो y है ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे y के अंदर दो टर्म है, तो यहाँ पे क्या लगाते हैं हम, ब्रैकेट। ठीक है, तो माइनस के 3 प्लस के 3x इज इक्वल टू 9 एज इट इज। देखो हमने क्या करना है, सिर्फ y को ही चेंज करना है, बाकी सारा जो भी लिखा हुआ है वो सब कुछ एज इट इज लिखा जाएगा, एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से आएगा 9x माइनस के, माइनस ये है माइनस ये है, तो माइनस माइनस प्लस, और 3 3 जा 9, तो माइनस प्लस माइनस के 3 3 जा 9x इज इक्वल टू 9। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास 9x और 9x कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको कैंसिल कर देते हैं, बचा क्या, 9 इज इक्वल टू 9। ये क्या आ गया हमारे पास, यहाँ से कोई सोल्यूशन निकल के आएगा, नहीं निकल के आएगा। इट मीन जो ये इक्वेशन है हमारे पास, ये इक्वेशन देखो ध्यान से, इक्वेशन चेक करो। अब a1 अपॉन a2 1/3 आएगा, b1 अपॉन b2 1/3 आएगा, c1 अपॉन c2 1/3 आएगा। तो यहाँ से इस इक्वेशन के सोल्यूशन कितने निकलेंगे, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन निकलेंगे। ठीक है, देयरफॉर pair of linear equations have infinite solution। इसके क्या आ जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, अगर आप देखना चाहते हैं तो 3 इसके अंदर से कॉमन निकाल दो, तो वापिस से हमारे पास यही इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है कि कोइंसिडेंट इक्वेशन है, ये कोइंसिडेंट लाइन बनेगी। यहाँ पे जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल के आता है उसके। ठीक है, तो थर्ड पार्ट यहाँ पे फिनिश होता है। पार्ट नंबर 4, तो पार्ट नंबर 4 हमारे पास प्यारे बच्चों दिया हुआ है, 0.2x प्लस के 0.3y इज इक्वल टू 1.3, और दूसरा हमारे पास है 0.4x प्लस के 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 ऐड कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे डेसिमल है, तो क्या हम यहाँ से डेसिमल को रिमूव कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करो, यहाँ से
इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं हम? अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1 डिजिट है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या लिखेंगे इसको? 2/10 x लिख सकते हैं इसको ऐसा, प्लस के 3/10y इज इक्वल टू 13/10। क्यों? डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? एक डिजिट है, एक डिजिट है तो 1 के पीछे एक जीरो आती है। यहाँ पर भी एक डिजिट है तो 1 के पीछे एक जीरो, यहाँ पर भी 1 के पीछे एक जीरो। तो क्या इस इक्वेशन को हम, इस पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड, तो हमारे पास क्या बन जाएगी? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 कैंसिल, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 10 कैंसिल, यहाँ 10 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 10 कैंसिल, तो बचेगा क्या? 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 13। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 से, सॉरी 4 से नहीं 2 से, तो 2 से निकालेंगे तो 2 से हमारे पास क्या आएगा? 4/10x प्लस के 5/10y प्लस के 23/10। तो सेम यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगी? ये 4x प्लस के 5y इज इक्वल टू 23। ये हमारे पास हुई इक्वेशन नंबर 4। अब जो हम काम करेंगे यहाँ पे, वो काम हम इक्वेशन 3 पे और इक्वेशन 4 पे करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है चाहे y की वैल्यू निकालनी है, आपकी चॉइस है। चलो हम यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 से, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 से हम क्या निकालते हैं? 2x इज इक्वल टू 13 माइनस के 3y। हमें चाहिए यहाँ से x की वैल्यू, x के साथ मल्टीप्लाई 2 है तो इस 2 को यहाँ से हटा दो। ठीक है, 2x को यहाँ से हटा दो। अदरवाइज देखो यहाँ से अगर नहीं हटाते हैं, चलो हटा देते हैं फिर भी काम आसान हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। जब डिवाइड में आएगा प्यारे बच्चों तो ये दोनों नंबर्स के डिवाइड में आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हुई इक्वेशन नंबर 5। राइट, अब इक्वेशन नंबर 5 को पुट करना है इक्वेशन नंबर 4 के अंदर, क्योंकि हमने 3 के अंदर से सोल्व किया है इसको 3 की हेल्प से, तो जिसकी हेल्प से करेंगे उसी के अंदर पुट नहीं करेंगे, उसके अलावा जो दूसरी बचेगी उसके अंदर पुट करते हैं। तो यहाँ से पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन 4 के अंदर इस वैल्यू को पुट करते हैं, तो जहाँ पे x लिखा होगा उसके प्लेस पे हम ये लिखेंगे। तो 4 तो एज इट इज, सिर्फ x को चेंज करना है, तो x के प्लेस पे ये आएगा 13 माइनस के 3y अपॉन में 2। ठीक है, उसके बाद प्लस के 5y इज इक्वल टू 23। अब देखो प्यारे बच्चों, ये दो नंबर मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 जा, तो अब इस 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी करो, इसके साथ भी करो, तो कितना आएगा? 26 माइनस के 6y प्लस के 5y इज इक्वल टू 23। अब 26 है, इसको साइड भेज दो, यहाँ से -6 और प्लस के 5y बचेगा, तो -6y प्लस के 5y इज इक्वल टू 23 माइनस 26। तो यहाँ से माइनस के y, यहाँ से माइनस के 3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब y की वैल्यू हमारे पास 3 आ चुकी है। अब इस y की वैल्यू को आपकी चॉइस है, आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करो, 2 के अंदर, 3 के अंदर, 4 के अंदर, 5 के अंदर, इन सभी इक्वेशन में से किसी के भी अंदर आप पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, एग्जैक्ट आएगा, डोंट वरी। तो चलो हम जहाँ से हमें आसान लगता है हम वहाँ पुट कर देते हैं। आसान कहाँ लगेगा? x हमारे पास हमने निकाल रखा है, जस्ट यहाँ पुट कर देंगे और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 के अंदर पुट करेंगे जहाँ पर y लिखा होगा, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस के 3, y के प्लेस पे 3 अपॉन में 2, तो यहाँ से क्या आएगा? 13 माइनस के 3 3 जा 9 अपॉन में 2, ये 4 अपॉन में 2, दैट इज हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। जस्ट हमें इतना काम करना था। ठीक है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? 3। ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हो रिपीट करके। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए फिर इसके बाद 5th पार्ट देखते हैं। बिल्कुल आसान पार्ट है। √2x प्लस के √3y इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है √3x माइनस के √8y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास गिवन है, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं।
फ्रॉम इक्वेशन नंबर, चलो 2 से निकाल दे, 2 से निकाल लेते हैं, आसान हो रहेगा। तो रूट 3x इज इक्वल टू रूट 8y, ये माइनस में था तो इस साइड चला गया राइट साइड, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये रूट 3 क्या है, x के साथ मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू रूट 8 अपॉन रूट 3 इंटू वाई। ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, क्योंकि हमने 2 से फाइंड किया है तो 1 के अंदर पुट कर देंगे जहाँ पे x लिखा होगा, x यहाँ पे लिखा हुआ है। तो रूट 2 x के प्लेस पे रूट 8 अपॉन रूट 3 वाई प्लस के रूट 3 वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, राइट। यहाँ से हमारा कुछ कैंसिल होता है, अगर ऊपर से निकालते हैं x की वैल्यू तो माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2। ठीक है, ये हमारे पास है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दे, या फिर चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 8 के साथ करेंगे तो आंसर क्या आता है, देखो बच्चों यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है, तो जो मल्टीप्लाई होगी वो भी किसके अंदर आएगी, स्क्वायर रूट के अंदर आएगी। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 8, तो रूट के अंदर मल्टीप्लाई होगी इसकी, 2 मल्टीप्लाई 8, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये रूट 16। और रूट 16 की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इसकी वैल्यू 4 यूज करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो इसकी मल्टीप्लाई के साथ की है तो आंसर हमारे पास कितना है, 4 आया। तो यहाँ पे इस कंप्लीट के प्लेस पे हम क्या पुट करते हैं, 4y अपॉन में रूट 3 एज इट इज प्लस के रूट 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो नीचे डेनोमीटर में यहाँ पर रूट 3 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख देते हैं। तो 4y प्लस के 3y अपॉन में रूट 3, हमने क्या लिया यहाँ से, एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो रूट 3 आएगा। रूट 3 से रूट 3 को डिवाइड करते हैं तो 1 पे जाता है, उस 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो तो हमारे पास क्या आएगा, 4y प्लस 1 से डिवाइड करेंगे रूट 3 को, रूट 3 पे जाएगा। रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 3 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, रूट 9, और रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, तो हमने 3 लिख दिया। तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास, 7y, और जो रूट 3 है इसको साइड भेज दो तो 0, तो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 0/7, और 0/7 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ से 0 आ गई। तो पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर किस में पुट करें, चलो यहाँ पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट 8 अपॉन रूट 3 इंटू 0, तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो देयरफॉर यहाँ से x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, ये हमारे क्या जगह यहाँ से इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं फिर। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास प्यारे बच्चों 6 पार्ट है, और ये पार्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। तो 3x अपॉन 2 माइनस के 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2, और दूसरी क्वेश्चन हमारे पास x अपॉन 3 प्लस के y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम देखो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इसको पहले क्या करते हैं, फ्रैक्शन से हटा लेते हैं, फ्रैक्शन से रिमूव कर देते हैं। तो क्या करना है, यहाँ से इसका एलसीएम ले लेते हैं हम यहाँ से। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 6, और ये 6 एलसीएम आएगा तो 2 3 जा 3 3 जा 9x माइनस के 3 2 जा 2 5 जा 10y इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से 9x माइनस के 10y इज इक्वल टू 6 की मल्टीप्लाई इस साइड कर दो तो कितना आएगा, -12। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर, चलो 1 मान लेते हैं। अब ये हमारे पास है, यहाँ से एलसीएम हमारे पास कितना आएगा, 6 आएगा, तो 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। तो यहाँ से क्या आएगा, 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 13 अपॉन 6, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ, 13। तो इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। अब इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट से निकाले, सेकंड से निकाले, चलो सेकंड का टर्म छोटे छोटे दिख रहे हैं मुझे, तो यहाँ से निकाल देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 से। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13,
तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस के 3y और x इज इक्वल टू 13 माइनस के 3y अपॉन 2। ये कुछ इक्वेशन हमें देखी देखी लग रही है। ऐसी क्वेश्चन हमने भी किया था कुछ देर पहले, ठीक है, एक पार्ट हमने किया था ऐसा ही। और ये भी कुछ ऐसा तो नहीं है। चलो x के लिए हमारे पास आ चुकी है, हमने निकाली कहाँ से, इक्वेशन 2 से। पुट कहाँ करेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर। तो x के लिए यहाँ पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं, तो 9 x के प्लेस पे 13 माइनस के 3y अपॉन में 2, ठीक है, और माइनस के 10y इज इक्वल टू माइनस के 12। ये हमारे पास आ गया, ठीक है, इतना काम हो गया। नाउ अब क्या करते हैं, यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई कर दे इसकी, तो कितना जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 39 जा 117 माइनस के 27y अपॉन में 2 और माइनस के 10y इज इक्वल टू माइनस के 12, ठीक है। ये हमारे पास बन गए यहाँ से। चलो कोई बात नहीं, ये बन गया तो इसको भी देखते हैं। 3 3 जा 2 5 जा और माइनस के 12, ओके। तो 117 माइनस के 27y, एलसीएम लेंगे 2, इसका एलसीएम आएगा, इसके नीचे 1 मान लीजिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये माइनस के 20y अपॉन में 2 इज इक्वल टू माइनस के 12। ये हमारे पास यहाँ से हो चुका है प्यारे बच्चों, राइट। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से इस 2 को साइड भेज दो और यहाँ से सिंप्लीफाई करो। तो 117 माइनस के 47y इज इक्वल टू माइनस के 24, तो माइनस 47y इज इक्वल टू माइनस 24, ये उस साइड जाएगा तो माइनस के हो जाएगा ये, तो माइनस के 47y इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे 4 7 11 और 2 1 3 1 4 1, ये हमारे पास आ गया। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 141 बाई 47 और ये हमारे पास जाएगा 3 7 जा 3 4 जा 3 पे जाएगा। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई। देखो हमने वैल्यू निकाल दी y की। अब इस y की वैल्यू को उठा करके आपको यहाँ पुट कर देना इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप। मैं इसको ऊपर ले देता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 13 माइनस के 3, ये पे 3 अपॉन में 2, तो 13 माइनस के 9 अपॉन में 2, ये 4 अपॉन 2, ये वैल्यू हमारे पास कितने आ गई, 2 आ गई। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 है और y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। और इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वो क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड आपको एग्जाम के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल क्वेश्चन आसान है। अब देखो आपको स्टेटमेंट को रीड कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है, उसको समझना कैसे है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे अक्सर स्टेटमेंट के क्वेश्चन में पजल हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, राइट। तो आपको पजल नहीं होना है। तो क्वेश्चन नंबर 2, चलो सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान है। ये क्वेश्चन आप अपने आप करोगे। आपको करना क्या है, इसके अंदर आपके पास 2 इक्वेशन दी हुई है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x माइनस के 4y इज इक्वल टू माइनस 24। यहाँ से आपको x की और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। x की और y की वैल्यू फाइंड कर दोगे आप, जैसे मैंने भी क्वेश्चन में किया। देन उस वैल्यू को फाइंड करके आपको एक नीचे इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू mx प्लस 3, उसमें उसके अंदर x के प्लेस पे x की वैल्यू लिख दो और y के प्लेस पे y की वैल्यू लिख दो। तो इसको सिंप्लीफाई करो, m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो हम सेकंड क्वेश्चन को स्किप करके थर्ड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इन्होंने मेथड का नाम मेंशन कर दिया है, तो हमें इसी मेथड से क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास वो क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज
26 and one number is 3 times the other. फाइंड देम। उन नंबर्स को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उसको हम रीड कैसे करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्टेटमेंट को रीड करना हो तो स्टेटमेंट को ब्रेक कर करके रीड करो। ऐसे रीड मत करना कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर्स, फाइंड देम। फिर कहोगे सर कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्या करें सर, कुछ समझ ही नहीं आता। समझ कैसे आ गया प्यारे बच्चों, आपने मैथ को ऐसे पढ़ दिया जैसे एक लेसन पढ़ रहे हो, हिंदी का लेसन पढ़ रहे हो आप, इंग्लिश का लेसन पढ़ रहे हो आप, ठीक है। आपने इसको ऐसे पढ़ दिया, ऐसे पढ़ोगे तो चीज़ आपको समझ कैसे आएंगी। तो स्टेटमेंट को जब पढ़ना है, आपको रीड करना है, तो कैसे रीड करो, ब्रेक वाइज। देखो कैसे, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। यहां तक क्या समझ आया कि दो नंबर है, कोई हमें नहीं पता नंबर क्या है, ठीक है, बट ये पता दो नंबर है, उन दो नंबर्स का डिफरेंस है, बस इतना समझ आ गया, बात क्लियर है, ठीक है। इज 26, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। क्या कहा, जो डिफरेंस है दो नंबर्स का वो कितना है, 26 है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। नंबर कुछ भी हो सकते हैं। अब बात आती है दूसरा कंडीशन, क्या कहते हैं कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम है। 3 टाइम का मतलब क्या है, उसका 3 गुना है, मतलब 3 से उसकी मल्टीप्लाई की हुई है, इतना बड़ा नंबर है वो, ठीक है। अगर कोई, चलो देखते हैं, दो नंबर है, उनका डिफरेंस कितना है, 26। तो मान लेते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू y, ठीक है। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि जो दो नंबर है उनका डिफरेंस कितना, 26 है। अब देखो जो बड़ा नंबर होगा उसमें से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी हमारे पास कितना है, 26 आएगा। तो x माइनस के वाई इज इक्वल टू 26, ये हमारे पास क्या बनी, इक्वेशन नंबर 1। तो हमने क्या मान लिया, फर्स्ट नंबर x हो गया, सेकंड नंबर हमारे पास क्या हो गया, y हो गया, ठीक है। आप इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, लेट लार्जेस्ट नंबर x और स्मॉलेस्ट नंबर y, राइट। तो हमने ऐसे लिख दिया इसको, दो नंबर हो गए। अब दूसरी कंडीशन क्या कहता है कि जो वन नंबर है ना, एक नंबर, वो दूसरे नंबर का 3 टाइम है। अगर यहाँ पे 6 है तो ये 6 किसका 3 टाइम होगा, 2 का होगा ना। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारे पास कितना आएगा, 6 आएगा। जो 9 है वो किसका 3 टाइम है, 3 का है ना, ठीक है। ऐसे जो हमारे पास मान लेते हैं यहाँ पे कोई 27 है, ये किसका 3 टाइम है, ये हमारे पास 9 का 3 टाइम है, राइट। 9 का क्या है, 3 टाइम है, 9 का 3 टाइम, क्योंकि 9 3 9 3 27, ठीक है। तो इसी प्रकार से है। तो इनमें से जो बड़ा नंबर होगा वही तो होगा ना छोटे नंबर का 3 टाइम। तो बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पे, x है, तो x को हम क्या लिखेंगे, 3 टाइम है किसका, y का, ठीक है। x क्या है, 3 टाइम है किसका, y का। तो x y का 3 टाइम है, तो इक्वेशन हमारे पास सेकंड बन चुकी है, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। समझ आ गया। अब आपको क्या करना है, देखो x किलो डायरेक्ट मिल गया, मैं यहाँ से 3y, इसको उठा करके इसके अंदर पुट करता हूँ, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 पुट कर दो, या ऐसे काम करो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे क्या पुट करना, 3y, तो यहाँ पे 3y आ जाएगा, माइनस के y इज इक्वल टू 26। तो 3y में से y माइनस करेंगे, तो देखो नंबर्स माइनस करते हैं को, ये हमारे पास अलजेब्रिक नंबर, तो क्या करते हैं हम, जो कांस्टेंट होता है ना, कोफिशिएंट, उसको माइनस करते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना 1 है, तो कितना आएगा, 2 आएगा, और पीछे क्या लगा देंगे, y 26। तो यहाँ से y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 26/2, दैट इज 13। तो y के लिए हमारे पास क्या आ गई, यहाँ से 13 आ गई। इस 13 क्या करो, पुट कर दो, पुट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर दो यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 इंटू 13, तो ये हमारे पास 39।
तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, 39 आ जाएगी। तो फर्स्ट नंबर तो हमारे पास कौन सा लार्जेस्ट नंबर 39 है, और स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास कितना आएगा, 13 आएगा। बस इतना सा काम करना था आपको और क्वेश्चन फिनिश हो गया। समझ आया आपको क्वेश्चन? तो इसके बाद सेकंड पार्ट करेंगे इसका। देखो मेन चीज़ होती है प्यारे बच्चों स्टेटमेंट को समझना, क्वेश्चन को समझना। जिसको स्टेटमेंट्स रीड करनी आ गई ना, समझ लो उसका क्वेश्चन हो गए। तो सेकंड पार्ट हमारे पास है यहाँ पे, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री SPLE आएगा, सप्लाई लिख दिया मैंने, सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। फाइंड देम। अब देखो यहाँ पे प्यारे बच्चों स्टेटमेंट को समझते हैं कि स्टेटमेंट हमको क्या कहती है। द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, अब दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इट मीन्स आपने ये छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा है, क्लास 6 से ये पढ़ना स्टार्ट कर देते हो आप एंगल्स के बारे में, एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, अगर हमारे पास दो एंगल का सम कितना जाता है 180 डिग्री, तो उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। तो हमारे पास एक कंडीशन तो मिल गई डायरेक्ट, क्या सप्लीमेंट्री एंगल है, तो कर दो फिर सोल्व। तो यहां से क्या जाएगा हमारे पास, लेट लार्जर एंगल इज इक्वल टू एक्स, स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू वाई डिग्री, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या कहता है, जो दो एंगल का सम होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। इतना काम हो गया। अब क्या कहता है यहाँ से, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। जो बड़ा नंबर है लार्जर नंबर, वो छोटे एंगल से 18 डिग्री अधिक है। जो एक्सीड है ना यहाँ पे, ये इसका मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है। ये मोर है, ज़्यादा को मोर को, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से 18 डिग्री बड़ा है, ठीक है। 18 डिग्री बड़ा है। कौन बड़ा है, लार्जर एंगल। लार्जर एंगल कितना है, एक्स है। तो हमें क्या कहा है इन्होंने, ये 18 डिग्री बड़ा है, बड़ा है। तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये 18 है, इस 18 को छोटे में ऐड कर दें, तो y प्लस 18, इसको ऐसे लिख दें। नहीं समझे क्या कहा इन्होंने, जो लार्जर एंगल है वो छोटे एंगल से 18 बड़ा है। अगर मैं ये कहूँ कि आपका भाई है, उसका हाइट 5 फुट है, आपका कोई छोटा भाई है, उसकी हाइट कितनी है, 3 फुट है। मैं ये कहता हूँ कि जो ये हमारे पास 5 ना, ये उस छोटे वाले से 2 फुट बड़ा है, 2 फुट बड़ा है, 2 फुट बड़ा है। अगर मैं इनको बराबर करना चाहूँगा तो 2 फुट को किस में ऐड करूँगा, छोटे वाले में ना। यहाँ पे ऐड कर देंगे तो बराबर क्या साइन लिख सकते हैं ना हम यहाँ पे। तो हमने क्या किया, बराबर लाइन लगाने के लिए, इक्वल टू लगाने के लिए उस 18 को छोटे में ऐड कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ से, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 18, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई, पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से एक्स के प्लेस पे लिख दो वाई प्लस 18 प्लस के वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से 2y प्लस के 18 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 2y इज इक्वल टू 180 माइनस के 18, और 2y इज इक्वल टू ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये 160 एक सेकेंड 168 डिग्री, ठीक है। 162 आएगा हमारे पास। तो 180 10 170 170 8 162, तो 2y इज इक्वल टू 162 आ गया। तो y इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 162 अपॉन में 2, तो 2 8 जा 2 1 जा,
तो y के लिए हमारे पास कितने आ गई 81 डिग्री। तो y के लिए 81 डिग्री आ गई, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर दें इक्वेशन 2 के अंदर, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी y इन इक्वेशन नंबर 2। तो x इज इक्वल टू 81 प्लस के 18, तो हमारे पास कितना बन जाएगा ये 9 डिग्री। तो x के लिए हमारे पास कितनी आ जाएगी 99 डिग्री। ठीक है, तो x के लिए हमारे पास आ गई और y के लिए हमारे पास आ गई। इन दोनों को ऐड कर दो, देखो आंसर 180 आता कि नहीं आता। 1 + 9 10, एक कैरी, 8 + 9 17 और +1 कैरी था, कितने हो गया 18, तो हमारे पास कितना आ गया 180 आ गया। ठीक है, यहाँ पुट करोगे तो भी हमारे पास कितना जाएगा, यही आ गया। 81 में 18 ऐड कर दो तो 99 बनता है। तो यहाँ से हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था उसका सेकंड पार्ट फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। देखो बच्चों, ध्यान दोगे तो समझ में भी आएगा, अगर ध्यान ही नहीं दोगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जिस पर आप ध्यान दोगे वही आपको समझ आने लग जाएगा। समझ रहे हो, अगर आप ध्यान दे रहे हो, इंटरेस्ट बना रहे हो उसके अंदर, तो वो आपके अंदर आना स्टार्ट हो जाता है। अब मैथमेटिक्स के अंदर ध्यान देंगे, प्रैक्टिस करोगे इसकी हर रोज़, तो ये मैथमेटिक्स ऑटोमेटिकली आपके अंदर समाने लग जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ अपना पार्ट नंबर 3। देखो मैं यहाँ से इन क्वेश्चन के लिए अगर मैं इक्वेशन बना करके आपको दे दूँ तो एक्स वाई के लिए फाइंड कर सकते हो ना, ऑफ कोर्स कर सकते हो, इतना तो मैंने आपको सिखा दिया है। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, buys 7 bats and 6 balls for रुपीज 3800। इतने रुपये में उसने क्या कर दिया, लेटर बाद में सी बाइज, ये लेडीज है कोच, ठीक है, सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ये क्वेश्चन हमारे पास है। देखो क्वेश्चन कितना प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ इन्होंने। क्या कहता है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम के कोई कोच है, ठीक है, वो पता कैसे चला कि लेडीज है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ इन्होंने, सी लिखा हुआ है, ठीक है, तो सी लिखा हुआ तो सी किसके लिए आता है, गर्ल्स के लिए आता है, ठीक है, तो कोई लेडीज है। तो द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800। वो क्या करती है, 7 बैट खरीदती है और 6 बॉल खरीदती है और उनका टोटल प्राइस दे देती है 3800 रुपये, ठीक है। और बाद में उसने क्या किया, अब उसने 3 बैट और खरीद लिए और 5 बॉल खरीद ली, उनके रुपये उसने 1750 दिए। तो वहाँ पे जाते हैं हम, कई बार हमारे साथ ऐसा ही होता है कि हमने 3 बैट ले लिए, 5 बॉल ले लिए, तो दुकानदार से पूछते कितने रुपये हुए, और टोटल हमें ये बता देता है, ठीक है, हमें ये नहीं बताता कि एक बैट कितने का है, एक बॉल कितने की है, हम पूछते हैं तो बता देता है, ठीक है। अदरवाइज क्या कहता है, टोटल हमारे पास ये दे देता है बिल कि आपका ये होगा, ठीक है, इतने रुपये की है। तो अब क्या कहते हैं कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो आपको एक बैट की और एक बॉल की कॉस्ट निकालनी है कि एक बैट हमें कितने रुपए का मिला है, एक बॉल हमें कितने रुपए की मिली है, ठीक है। तो यहाँ से हम मान लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, जो 1 बैट है उसकी कॉस्ट कितनी है, x रुपीज, और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल वो मान लेते हैं y रुपीज, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ से कोच ने कितने बैट खरीदते हैं, 7 बैट खरीदते हैं, तो एक बैट आपको वो x रुपये का मिलता है, तो 7 बैट कितने के मिलेंगे, 7x के मिलेंगे, प्लस के एक बॉल y की मिलती है तो 6 बॉल कितने मिलेंगी, 6y की, टोटल कितना है 3800। दूसरा 3 बैट है तो 3x, 5 बॉल है तो 5y इज इक्वल टू 1750। ये आपको मैंने इक्वेशन बना करके दे दी है, यहाँ से आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ये वैल्यू आप आसानी से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट। मेन चीज़ पहले बच्चों, आपको इक्वेशन मिल जाए, आपको एक मशीन पकड़ा दे,
नोट छापने की, तो फिर नोट छापना तो बिल्कुल आसान है ना। कहोगे सर क्यों मजाक कर रहे हो, ऐसे कोई मशीन थोड़ा मिलती है हमें। कोई बात नहीं, सपोज तो कर ही सकते हो। चलो आपको जूसर तो मिल जाए, उसमें तो काम चल जाएगा ना। जूसर मशीन मिल जाते हैं आपको, तो आप जूस तो निकाल सकते हो। आपको इंग्रेडिएंट भी मिल गया है कि ये मैंगो है, ये अनार है, आपको सिखा भी दिया कि इसमें डालना, आपको ये बटन दबाना है, आपका जूस तैयार हो जाएगा। तब तो आप कर सकते हो ना, आप कोर्स कर सकते हो। तो मैंने वही तो काम किया आपके लिए। तो हमारे पास पार्ट नंबर 4 है प्यारे बच्चों, क्या कहता है, द टैक्सी चार्जेस। The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered for a distance of 10 km the charge paid is rupees 105 and for a journey of 15 km and for a journey of 15 km the charge paid is 155 रुपीज। ठीक है, what are the fixed charges? What are the fixed charges and the charges per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? ये हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, देखने आपको लग रहा होगा कुछ। देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड कैसे करते हैं। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी, क्या समझ आया यहाँ से, किसी शहर के अंदर टैक्सीज का किराया, टैक्सी का किराया कितना है, कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज। उसके अंदर क्या है, एक तो फिक्स चार्ज है, एक चार्ज फिक्स है कि 5 रुपये फिक्स हो गए कि 5 रुपये तो लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, और फिक्स चार्ज है और जितनी डिस्टेंस आप कवर करोगे उसके अकॉर्डिंग चार्ज। मान लिया 1 किलोमीटर का किराया कितना, वहाँ पे 5 रुपये है, तो आपको वहाँ पे कितने रुपये देने पड़ेंगे, 10 रुपये देने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि फिक्स चार्ज है 5 रुपये, वो तो लगेगा ही लगेगा। उसको आप ऐसे समझ सकते हो कि वो टैक्स है, क्यों, तो लगेगा ही लगेगा आपका। आपको 2 किलोमीटर जाना है तो आपको चार्ज कितना देना पड़ेगा, 15 रुपये देना पड़ेगा। क्यों, 5 तो फिक्स चार्ज हो गया और 10 रुपये कितना हो गया पर किलोमीटर का किराया के, उससे 15 हो गए। अगर 3 किलोमीटर जाना है तो 5 किलोमीटर के हिसाब से कितना हो गया, वहाँ से 15 रुपये हो गया, बट 5 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, किसके, फिक्स चार्ज के। तो कितने हो गए हमारे पास, 20 रुपये हो गए कि हमें 20 रुपये पे करने पड़ेंगे। ठीक है, समझ आया। तो उसके अंदर क्या है, टैक्सी चार्ज के अंदर एक तो फिक्स चार्ज है विद चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, तो डिस्टेंस जितनी कवर करेंगे उसके अकॉर्डिंग वहाँ भी चार्ज है। ठीक है, ओके। अब क्या बात आती है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर आपको 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है तो द चार्ज पेड इज कितने रुपये, 105 रुपये। तो चार्ज कितना कवर करना पड़ेगा, चार्ज कितना देना पड़ेगा उसका, 105 रुपये। अगर आपको डिस्टेंस कवर करनी 15 किलोमीटर की तो आपको चार्ज देना पड़ेगा 155 रुपये। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि उसके अंदर वट
द फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। तो वहाँ पे फिक्स चार्ज कितना है भाई और पर किलोमीटर का चार्ज कितना है, हमें ये बता दो। ठीक है, जल्दबाजी में इंसान निकल जाता है पूछ करके कि यहाँ पे क्या होता है 10 किलोमीटर चले हैं कितने रुपये लगेंगे भैया, 105 रुपये। ठीक है बैठ जाओ। ऐसा होता है ना, कोई आती है मैडम से, उसको पूछते हैं भैया मुझे 10 किलोमीटर जाना है, वहाँ पे कितने रुपये लगेंगे, 105 रुपये। ओके आइए बहन जी आइए बैठिए। तो वहाँ पे बैठ जाते हैं, 105 रुपये दे देते हैं। ठीक है, ऐसे कोई और आगे बैठती है तो वहाँ पे पूछते हैं मुझे 15 किलोमीटर जाना है कितने रुपये लगेंगे भैया। वो कैलकुलेट करता है तो बताते हैं रिक्शा वाला या टैक्सी वाला, वो कितना कहता है मीटर इतना 155 रुपये हो गए। ओके भैया ठीक है। अगर उनसे पूछा जाए कि आपने जो चार्ज दिया है उसके अंदर जो फिक्स चार्ज लगाया हुआ है वो कितना है, क्योंकि उसके नॉलेज हमें होनी चाहिए ना कि फिक्स चार्ज कितना लगाया, ये जो टैक्स लग गया है उसने एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा कितने रुपये लेता है। ठीक है, वो यहाँ पे पूछ लिया। तो यहाँ पे देखो दो चीज़ें हमें समझ आ गई, एक तो फिक्स चार्ज है यहाँ पे, एक चार्ज पर किलोमीटर। तो मान लेते हैं कि लेट फिक्स चार्जेस इज इक्वल टू एक्स रुपीज और चार्जेस कवर्ड फॉर ए डिस्टेंस, चार्जेस फॉर पर किलोमीटर वो कितना है वाई रुपीज। मान लिया जो फिक्स चार्ज है वो एक्स रुपये है और जो चार्ज हमारे पास पर किलोमीटर का वो कितना हो गया हमारे पास वाई रुपये। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाना आपको कितने किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है। तो 10 किलोमीटर अगर 1 किलोमीटर का चार्ज कितना वाई रुपये है तो 10 किलोमीटर का चार्ज कितना हो जाएगा, 10 रुपये हो जाएगा। 10 वाई हो गया। ठीक है, बट यहाँ पे फिक्स चार्ज भी तो था तो प्लस ये फिक्स चार्ज ऐड हो जाएगा इज इक्वल टू टोटल दिया कितना हमने 105 रुपये। तो हमारे पास 105 इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, अब कहते हैं कि 15 किलोमीटर जाना है, 15 किलोमीटर जाना है तो 1 किलोमीटर का किराया कितना है वाई रुपये। तो 15 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 15 वाई हो जाएगा। तो 15 वाई हो गया। ठीक है, उसके अंदर क्या है फिक्स चार्ज भी तो है, फिक्स चार्ज कितना था एक्स रुपये, तो यहाँ पे एक्स रुपये जा जाएगा इज इक्वल टू टोटल कितना दिया है, टोटल दिया हमने 155 रुपये। तो हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। समझ आया आपको इक्वेशन कैसे बनी। अब यहाँ से क्या करो, एक्स के लिए फाइंड कर लो, वाई के लिए फाइंड कर लो फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो यहाँ से क्या निकालते हैं, एक्स इज इक्वल टू 105 माइनस के 10 वाई, इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 3 का। अब आपको क्या करना है, जहाँ पर एक्स लिखा हुआ है उसके प्लेस पे ये पुट कर देना, पुट इन इक्वेशन 2। तो एक्स के प्लेस पे 105 माइनस के 10 वाई प्लस के 15 वाई इज इक्वल टू 155। तो यहाँ से माइनस 10 है प्लस 15 वाई है तो कितने हो जाएंगे वाई वाई टर्म 5 वाई, और जो 105 है इसको साइड भेज दो तो माइनस का जाएगा 105। तो 55 में से 5 50 हो गया हमारे पास 5 वाई। तो यहाँ से जो वाई की वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितने आएगी 50/5, दैट इज हमारे पास 10 रुपये, यानी 10 आ जाएगी, 2 रुपये तो बाद में लिख लेंगे। 10 आ गया हमारे पास वाई की वैल्यू। ठीक है, वाई की वैल्यू 10 आ गई तो इस वाई की वैल्यू को उठा करके आप इसके अंदर पुट कर दो, इसके अंदर किसी के अंदर पुट कर दो। फिर तो पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर 3। तो x इज इक्वल टू 105 माइनस के 10 इंटू 10, तो 105 माइनस के 100 तो हमारे पास कितना आ गया, x इज इक्वल टू 5 रुपये आ गया। देखो हमने तो ऐसे अज्यूम किया था कि इसका 5 रुपये किराया फिक्स चार्ज होगा और फिक्स चार्ज हमारे पास कितना आ गया 5 रुपये आ गया। तो फिक्स चार्ज हमारे 5 रुपये आ गया और पर किलोमीटर चार्ज हमारे पास कितना आ गया 10 रुपये आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ से इन्होंने एक क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, अब आप ये बताओ कि 25 किलोमीटर जाने के लिए कितना किराया देना पड़ेगा। तो आपने पता कर लिया है कि फिक्स चार्जेस का 5 रुपये भाई, और जो पर किलोमीटर का चार्ज है उसका 10 रुपये है। तो आपको क्या निकालना है, चार्ज निकालना है इसका कितने किलोमीटर का, 25 किलोमीटर का। तो चलिए 25 किलोमीटर का चार्ज निकाल देते हैं। चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर। तो क्या करना पड़ेगा आपको, इक्वेशन क्या थी x प्लस के 25 वाई, तो x के लिए कितने है आपके पास 5 प्लस के 25, y के लिए कितने है 10, तो 5 प्लस के 250, तो आपके पास कितना आ जाएगा 255 रुपये, कि भैया आपको 255 रुपये देने पड़ेंगे। समझ आ गया आपको कैलकुलेट कैसे करना है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट, आज इस एक्सरसाइज को फिनिश कर देते हैं। ठीक है, 2 पार्ट हो रहते हैं इसके। नेक्स्ट मैं आपको इक्वेशन बना कर दे देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप उसको सोल्व कर देना। फिर
तो हमारे पास पार्ट नंबर 5 है और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 is added to both the numerator and the denominator if 3 is added to both the numerator and denominator। अगर आपको कोई स्टेटमेंट समझना है, कोई वर्ड, तो मैं साथ साथ बोल रहा हूं आपको, ठीक है। इट बिकम्स 5/6 फाइंड द फ्रैक्शन। आपको फ्रैक्शन है फाइंड करना। ए फ्रैक्शन का मतलब क्या, आपको एक नंबर हमारे पास इस टाइप से आना चाहिए, पी अपॉन क्या होगा, इसको बोलते फ्रैक्शन, ठीक है। बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन है वो 9/11 बन जाता है। कब बन जाता है उसके बाद में करेंगे। सबसे पहले हमें फ्रैक्शन बताना है कि फ्रैक्शन क्या है भाई। फ्रैक्शन, लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x, डेनोमिनेटर इज इक्वल टू y। फ्रैक्शन हमारे पास क्या बनेगा, x/y, न्यूमरेटर बाई डेनोमिनेटर। इतना काम हो गया। अब बात करो भाई आप क्या कहना चाहते हो, हम आपकी अब सुनेंगे। अब बोलो आप क्या कहना चाहते हो। अब ये कहना चाह रहा है कि जो फ्रैक्शन है, हाँ ठीक है, ये रहा फ्रैक्शन, बिकम्स 9/11, ये फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है भाई। कब बन जाता है, जब इसके अंदर 2 ऐड करते हैं, न्यूमरेटर के अंदर भी और डेनोमिनेटर के अंदर भी। अरे वाह, तो चलो भाई हम ऐड कर देते हैं। न्यूमरेटर के अंदर 2 ऐड कर दिया, ठीक है, डेनोमिनेटर के अंदर 2 ऐड कर दिया, ठीक है, तो ये बन क्या गया भैया, ये बन गया आपके पास 9/11। अरे वाह, बहुत अच्छा काम किया आपने। तो चलो आपने ये बना दिया 9/11, तो हम यहाँ से इक्वेशन बना देते हैं। इक्वेशन बनाएंगे तो 11 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे x+2 के साथ, प्लस के 9y+2 के साथ। हमने क्या किया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो 11 की मल्टीप्लाई x के साथ तो 11x बन गया, प्लस के 22, 9y प्लस के 18, तो 11x माइनस के 9y इज इक्वल टू माइनस के 4। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 बना दी। अरे वाह, बहुत अच्छा काम किया तो आपने, ठीक है। हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई की टर्म को लेफ्ट साइड लिख दिया हमने, ठीक है। एक्स वाई की टर्म को हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, 9y इज इक्वल टू 18 में से 22 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 4। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। उसने कंडीशन दी, हमने इक्वेशन बना दी। चलो अच्छी बात है। अब दूसरी कंडीशन और भी तो कहता हूँ, क्या कहता है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। तो चलो ऐड करते हैं, 3 किस में, न्यूमरेटर में, 3 किस में, डेनोमिनेटर में। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा भैया, इट बिकम्स 5/6। ये बन गया 5/6। अरे वाह भैया वाह, बहुत अच्छा काम किया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 × x+3, 5 × y+3। तो 6 की मल्टीप्लाई करो, 6x प्लस के 18, 5y प्लस के 15। तो 6x माइनस के 5y इज इक्वल टू माइनस के 3। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 2 का। हमने इक्वेशन बना दी। अब आपको क्या करना है, फाइंड द फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन 2 आपके पास है, इक्वेशन 1 आपके पास है। इन 2 इक्वेशन को आप सोल्व कर देना, ठीक है। x y की वैल्यू फाइंड कर दोगे, आपका आंसर नहीं आएगा तब तक। उसके बाद आपको क्या करना है, एक स्टेप और करना है, उस x y की वैल्यू को यहाँ पुट कर देना इस फ्रैक्शन के अंदर। x की वैल्यू को यहाँ लिखना, अपॉन y की वैल्यू यहाँ लिख देना, आपका फ्रैक्शन आ जाएगा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ आया आपको। तो 2 इक्वेशन मैंने बना के छोड़ दिया, इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4 और 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। इसको सोल्व कर देना, आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे फिर लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो फिर एक्सरसाइज ये फिनिश। और जो लास्ट पार्ट आपका बच्चों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम के अंदर आ जाता है।
देखो मैं साथ साथ कोई इंपॉर्टेंट पार्ट्स बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, आपका ध्यान फिर ज़्यादा लगे इनके ऊपर। 6 पार्ट हमारे पास कहता है 5 ईयर हैंस। Five years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son. 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of its son. What are their present ages? उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी ये बताना हमें। चलो बताते हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। 5 years hence, अब hence का मतलब क्या है बच्चों? बाद में, आने वाला समय, ठीक है, 5 साल बाद। इसको लेटर भी यूज कर सकते हैं, 5 years लेटर, ठीक है। तो 5 साल के बाद क्या कहता है? द एज ऑफ जैकब। जैकब कौन है? हमें क्या पता कौन है, होगा कोई। विल बी 3 times, उसकी जैकब की एज कितनी हो जाएगी? 3 times हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। किससे हो जाएगी? दैट ऑफ हिज सन, उसके सन से, जो उसका पुत्र है। अपने पुत्र से पिता की उम्र कितनी है? 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 3 गुना हो जाएगी। आज जो भी हो एज, मान ले उसके पिता की एज आज मान लेते हैं 10 साल का, वो 10 साल का तो नहीं, 10 साल का बच्चा ही है, ठीक है, पिता तो ज़्यादा होगा, तो पिता का मान लेते हैं हम 40। ये मान लिया हमने कि आज पिता की जो उम्र है उसके पिता की वो 40 साल है, और जो पुत्र है उसका, इसको मान लेते सन, ये सन हो गया, ठीक है, पुत्र है उसका, उस पुत्र की उम्र कितनी है? 10 साल है, ठीक है, समझ आ गया। अब कहता 5 साल के बाद, अब बच्चों 5 साल के बाद इसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 40 + 5 हो जाएगी ना, तो +5 कर देंगे, कितना जाएगा? 45 ईयर्स। ये भी 5 साल बाद बढ़ेगा भैया, या वही रहेगा सेम, इसकी एज नहीं रहेगी ना। 5 साल बाद 15 साल का हो जाएगा, ये हो गया 15 साल का। देख लो क्या कहते हैं, जैकब की एज कितनी हो जाएगी? 3 times हो जाएगी। देखो क्या 3 times है? 45 15 का 3 टाइम है ना, यस, 15 × 45 होते हैं। बात ठीक कर भैया, कुछ गलत बात नहीं कर रहा, तो 3 टाइम हो गई, ओके। अब कहता 5 years ago, और 5 साल पहले। देखो आज उसकी ये एज क्या है? प्रेजेंट एज है, और ये आफ्टर वाली है। और अब बात करते हैं इसकी बिफोर वाली एज। बिफोर, अगर आज ये 40 साल का है इसका पिता, तो 5 साल पहले कितने साल का था? 35 का होगा ना। हमने क्या किया? 40 में से 5 को माइनस किया, तो हमारे पास कितना गया? 35। ऐसे ही ये भी 5 साल पहले, 5 माइनस यानी कितने का होगा? 5 साल का होगा ना, ठीक है। अभी कहता है कि जैकब एज वाज 7 times, जो जैकब की एज थी वो कितनी थी? 7 times थी। तो क्या देखो 35 है, इसका 7 टाइम है ना, 5 गुना 7 कर देंगे तो हमारे पास 35 आ जाएगा ना, ये थी। तो व्हाट आर दी प्रेजेंट एज, तो उसकी प्रेजेंट एज क्या होगी? देखो हमने एग्जाम्पल रैंडमली ले लिया ऐसे ही, हमें नहीं पता इसका आंसर क्या आने वाला, मे भी आंसर इसका ही आ जाए। देखो ये हमारा क्या बैठ रहा है? बिल्कुल स्टिक बैठ रहा है। तो चलो देखते हैं इसका आंसर भी क्या आने वाला है। आंसर स्टिक बैठता है कि जैकब 40 साल का था, उसका पुत्र 10 साल का। तो इस क्वेश्चन को देखो हमने इसी के हेल्प से ऐसे ही करना है। ये था, इस चीज़ को हमने इमेजिन कर लिया, इसको समझ लिया हमने। एक जनरल जो हमारी भाषा है, जो हमारी इमेजिनेशन, जो हमारा साउंड है, उसकी हेल्प से हमने इसको इमेजिन कर लिया।
कि भैया इतने का होगा तो इतने होगा, इतने का होगा तो इतना होगा। तो अब वही चीज मान के चलते हैं कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, जैकब की जो प्रेजेंट एज है ना वो कितनी है, x ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन कितनी हो जाएगी हमारे पास, y ईयर्स। ये y साल का है। अब कहते हैं भैया 5 साल बाद, तो आफ्टर 5 ईयर्स, ये लिख दिया हमने। 5 ईयर्स के बाद एज ऑफ जैकब या जैकब्स एज, ठीक है, एज ऑफ जैकब, ये हमारे पास कितने हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब कुछ बच्चे x को देख के क्या बोलते हैं, 5x बोलते हैं। नहीं, अभी मैंने क्या बताया था, अगर 40 साल का है आज तो 5 साल में कितने होगा, 40 प्लस 5 का होगा ना। तो आज अगर x का है तो 5 साल में कितने का हो जाएगा, x प्लस 5 का। ऐसे ही एज ऑफ हिज सन, ये कितने का हो जाएगा, अगर आज y का है तो 5 साल बाद y प्लस 5। अब ये क्या करता है, जो कंडीशन दी इन्होंने वो कंडीशन क्या दी है। अब बात करते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की। ये कहता है कि 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब, जैकब की कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। किसकी 3 टाइम हो जाएगी, उसके पुत्र की। तो 3 टाइम हो जाएगी उसके पुत्र की, तो पुत्र को एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, जैकब की एज के बराबर हो जाएगी ना। तो जैकब की एज कितनी है, x प्लस 5 है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, y प्लस 5, तो बराबर हो गई। तो यहाँ से क्या करो, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करो 3y प्लस के 15, 3y को साइड ले आओ, x माइनस के 3y इज इक्वल टू 5 को साइड भेज दो, तो हमारे पास कितना आ गया, 10। तो एक तो प्यारे बच्चों हमारे पास इक्वेशन आ गई, x माइनस के 3y इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब इसके बाद अब आते हैं 5 ईयर्स एगो। अब इसके 5 साल पीछे जाते हैं हम। तो एज ऑफ जैकब, अब देखो जैकब की एज कितनी थी, 40 साल थी। तो 5 साल पहले कितनी थी उसकी, 40 माइनस के 5, 35 आया था। तो अब इसकी एज आज के टाइम पे x साल का है, x ईयर्स का है। तो 5 साल पहले कितने का होगा, x माइनस 5 होगा। तो इसको लिखेंगे x माइनस के 5। तो एज ऑफ हिज सन वो कितने हो जाएगा, y माइनस के 5, कितने साल का हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कहता है फिर कि जैकब की एज कितनी हो जाएगी, 7 टाइम्स हो जाएगी, 7 टाइम। तो x माइनस के 5, 7 टाइम किसका, y माइनस के 5 का। 7 टाइम्स किसका, ऑफ, 7 टाइम्स ऑफ किसका, ऑफ हिज सन। ऑफ है, ऑफ किसके साथ, सन के साथ। तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, सन के साथ मल्टीप्लाई। तो x माइनस के 5 इज इक्वल टू 7y माइनस के 35। तो x y के टर्म को ही साइड ले लेफ्ट साइड, तो 5 को साइड ले जाओ, तो माइनस के 35 माइनस प्लस के 5, तो बचेगा माइनस के 30। ठीक है, तो ये हमारे पास हुई क्वेश्चन नंबर 2। समझ आया, इतना काम हो गया। अब इक्वेशन 1 हमारे पास है, इक्वेशन 2 हमारे पास है। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करें, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से हमने क्या निकाल दिया, x वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 प्लस के 3y, इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 3 का। माइनस 3y है, उस साइड जाके प्लस 3y। अब इस वैल्यू को आपको क्या करना है, पुट कर देना है कहाँ पे, इक्वेशन 2 के अंदर। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर दूं, कहाँ से इरेज करूँ इसको, चलो मैं प्रेजेंट एज बतानी है इसकी। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो जहाँ पे x लिखा वहाँ पे ये पुट कर दो। तो 10 प्लस के 3y माइनस के 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ठीक है, ओके। तो यहाँ से 10 और ये बचेगा माइनस के 4y इज इक्वल टू माइनस 30। तो माइनस के 4y इज इक्वल टू 10 सेट जाएगा, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, माइनस 40। तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 40/4। और ये हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। और ये 10 किसकी एज है प्यारे बच्चों, ये एज है उसके पुत्र की एज। उसके पुत्र कितने साल का था, 10 साल का। प्रेजेंट एज उसकी कितनी है, क्या जो इतने साल का है। ठीक है, अब निकालें उसके फादर की एज। तो इस वैल्यू को उठा करके पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर 3 पुट कर दो। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 प्लस के 3 और y की वैल्यू कितनी है, 10। तो 10 प्लस के 30, तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से 40।
तो समझ आया आपको किसकी एज कितनी है 40, कि उसके पिता की एज कितनी है 40 साल है और उसके पुत्र की एज कितनी है, सन की एज वो 10 साल की है। ठीक है, समझ आया आपको? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब तो अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो अपने से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके वहाँ मैसेज कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो 3.2 एक्सरसाइज है वो फिनिश होती है। इसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अपनी क्लास में, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जहाँ पे हमने ग्रुप बना रखे अपने पढ़ने वाले स्टडी ग्रुप हैं, वहाँ पे इस वीडियो को शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, उनको भी स्टेटमेंट को कैसे रीड करना है, कैसे उसको हैंडल करना है, वो आपको उनको समझ आए। ठीक है, तो मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।